बीटा 1 के स्टिमुलेट होने से क्या हुआ? बीटा 1 कहाँ था? या 1 हार्ट में था, तो क्या हुआ? हार्ट रेट बढ़ गई, टैकीकार्डिया हो गई, और बहुत ज्यादा टैकीकार्डिया होने से पाल्पिटेशन हो। बीटा 2 के स्टिमुलेट होने से क्या होगा? ट्रेमर्स हो जाएंगे, अब ये भी पढ़ा। और M3 जो स्टिमुलेट हुआ स्वेट ग्लैंड्स में, उससे स्वेटिंग होगी। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जब ओवर एक्टिव होगा तो टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स और स्वेटिंग हो जाएंगे, सिम्टम्स आ जाएंगे। मतलब हाइपोग्लाइसीमिया जैसे हुआ तो आदमी को ये सिम्टम्स आने लगे, इनको कहते हैं हम वार्निंग सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब हाइपोग्लाइसीमिया खुद ही चीख चीख के कहता है कि मैं हूं, खाना खा लो नहीं तो मर जाओगे। वो कैसे कहता है? ये सिम्टम्स करके, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स, स्वेटिंग। क्या होता है पाल्पिटेशन? क्या होता है पाल्पिटेशन? क्या होता है? इट इज अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट। नॉर्मली हमारा दिल तो 24 घंटे धड़कता है, बट हमें सुनाई नहीं देता। जब वो सुनाई देने लग जाए, दिल की धड़कन महसूस होने लग जाए, उसको पाल्पिटेशन कहते हैं। यूजुअली जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ती है तब होती है पाल्पिटेशन। अब जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना कि तुम्हें मेरे दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती, अच्छी बात नहीं कहती, अगर देती है तो पाल्पिटेशन है, प्रॉब्लम है। तो पाल्पिटेशन मतलब बहुत ज्यादा टैकीकार्डिया हो जाए। तो ये सिम्टम्स है वार्निंग सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया। पर उससे पहले हम एक और चीज समझते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया से बचाना है। तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस किसमें ज्यादा होते हैं? किस पेशेंट में चांस है हाइपोग्लाइसीमिया? वेरी गुड, डायबिटिक पेशेंट्स। पर प्रॉब्लम यह है कि डायबिटीज में तो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ऐसा नहीं होता। डायबिटीज क्या है? इट इज इंपेयर्ड एबिलिटी टू कंट्रोल ब्लड शुगर। इसका क्या मतलब है? एक नॉर्मल आदमी, उसको डायबिटीज नहीं है, अगर उस आदमी ने सपोज 10 पराठे खाए या बहुत सारी शुगर खाई, तो क्या उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा? आंसर इज नो। बॉडी में कंट्रोल मैकेनिज्म है, अगर उसने शुगर ज्यादा भी खा ली तो भी ब्लड शुगर ज्यादा नहीं बढ़ेगी। नाउ सपोज उस आदमी ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, फास्टिंग रख ली, शुगर खाई नहीं 2 दिन तक, तो क्या उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा? आंसर इज अगेन नो, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी के पास कंट्रोल मैकेनिज्म, वो ब्लड शुगर को कम होने नहीं देगा। ठीक है? तो नॉर्मल आदमी में दोनों मैकेनिज्म होते हैं, ना वो शुगर को बढ़ने देते हैं ना शुगर को कम होने देते हैं, इसलिए बीच में रखते हैं जो लेवल चाहिए। बट डायबिटीज में ये दोनों मैकेनिज्म कॉम्प्रोमाइज होते हैं। मोस्टली ब्लड शुगर बढ़ती रहती है, शुगर ज्यादा रहती है। बट अगर डायबिटिक पेशेंट 2 दिनों के लिए खाना ना खाए तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये कंट्रोल मैकेनिज्म खत्म हो। तो डायबिटिक पेशेंट हैव हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपोग्लाइसीमिया एंड ऑल द मोर रीजन क्योंकि उनको एंटी डायबिटिक ड्रग मिल रही है। अगर उसको शुगर कम करने वाली दवाई मिल रही है और उसने खाना नहीं खाया तो बहुत हाई चांस हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए। तो डायबिटिक पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया होने का चांस बहुत ज्यादा है। अब क्या है, एक पेशेंट डायबिटिक है, वो मेरे पास दवाई लेने के लिए आया, दिखाने के लिए आया कि मुझे डायबिटीज है, मुझे ठीक करो। तो इस पेशेंट को मुझे कुछ लाइफ सेविंग एडवाइस देनी, दवाई तो दूंगी पर दवाई के अलावा मुझे कुछ लाइफ सेविंग एडवाइस देनी है जिससे उसकी जान बच जाएगी। वो क्या एडवाइस है? वो हर एक डायबिटिक पेशेंट को आपको देनी चाहिए। कौन सी एडवाइस है? नंबर 1, डू नॉट स्किप मील्स। डायबिटिक पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया होने का सबसे कॉमन कारण क्या है कि उसने अपनी दवाई ले ली, उसका खाना खाना, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो शुगर कम हो जाएगी, तो कोमा में जा सकता है। तो इसलिए उसको हमेशा एडवाइस करना है कि खाना खाना नहीं भूलना है। दवाई लेने के बाद जब भी आपको टाइम बताया कि टाइम में खाना खाना है, आपको जरूर खाना है, अदरवाइज हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। और दूसरा हमें उसको क्या बताना? हमने उसको बताना है कि ऑलवेज कीप शुगर और बिस्किट विद यू। डायबिटिक पेशेंट को हमेशा हमेशा अपने पास शुगर और बिस्किट रखना है। क्यों रखना है? ये रेडीमेड सोर्स है ग्लूकोज का, तो जब भी उसको हाइपोग्लाइसीमिया होगा वो शुगर खा ले ठीक हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि पेशेंट पूछेगा कि डॉक्टर साहब मुझे कैसे पता लगेगा हाइपोग्लाइसीमिया होगा? तो हम उसको बताएंगे ये सिम्टम्स। तो डायबिटिक पेशेंट्स को हमें बताना है कि जब भी आपको टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर, स्वेटिंग हो तो ये मान के चलो कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, शुगर खा लो, बिस्किट खा लो, ठीक हो जाए। दीज आर वार्निंग सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ये सिम्टम क्यों आए? ये तो सिंपैथेटिक सिस्टम ने की। अगर सिंपैथेटिक सिस्टम किसी और कारण एक्टिवेट हो तो भी तो ये आएंगे। नाउ सपोज एक पेशेंट को डायबिटीज है, उसका ब्लड शुगर ऑलरेडी 400 है, बहुत ज्यादा है ऑलरेडी ब्लड शुगर, और इस पेशेंट को ये सिम्टम्स आ गए टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर, स्वेटिंग। रीजन कुछ होता है, सपोज वो डरा हुआ था, एंजाइटी थी, कुछ भी था, किसी भी कारण सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिव था, तो ये सिम्टम था। अब क्या हुआ, इसके याद आया कि डॉक्टर साहब ने तो क्या बोला था, जब भी ये सिम्टम आए शुगर खा लें। तो क्या उसको शुगर खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? बताओ, आपको खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? अभी भी खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ी पता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया है कि नहीं है। हो सकता है ब्लड शुगर 400 बट ये भी तो हो सकता है 50 हो। अगर उसने शुगर खा ली और ब्लड शुगर ऑलरेडी 400 है तो क्या है, 450 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। जब 400 में घूम ही रहा था तो 500 हो जाएगा, क्या दिक्कत है? बट अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता और वो शुगर नहीं खाता तो चांस है वो कोमा में जा सकता। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट को क्या बताते हैं, जब भी डाउट लगे शुगर खा लो, उतना नुकसान नहीं होगा, बट अगर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो जान बच जाएगी। तो इसलिए जब भी डाउट होता है हम इसको बोलते हैं कि तुम शुगर खा लो। ठीक, ये तो अब क्या हुआ, एक पेशेंट आया डायबिटीज का मेरे जैसे डॉक्टर के पास, जिसको इन सारे सिम्टम के बारे में पता ही नहीं था। ठीक, मैंने फार्मा में पढ़ा था कि डायबिटीज में शुगर कम करने के लिए इंसुलिन देती है। ठीक, तो मैंने उसको लिख के दे दिया कि भैया ये इंसुलिन का इंजेक्शन रोज लगाना है आपको। तो वो घर जाके चला गया, उसने इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया और मैंने उसको कुछ नहीं बताया कि शुगर रखनी है अपने पास या फिर खाना मिस नहीं करना, कुछ नहीं बताया, कोई एडवाइस नहीं दी और उसको कर दी। उसने इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया और उसके बाद अपने काम में लगे। खाना उसने खाया, हमने थोड़ी बताया, उसने नहीं खाया। अब क्या हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। किसी बात है, इंसुलिन ने ब्लड शुगर कम कर दी, खाना खाया नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया हो। हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो ये सारे सिम्टम्स आ गए, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर, स्वेटिंग, सब कुछ हो। ठीक, बट अब पेशेंट को थोड़ी पता है कि क्यों हो रहा है, हमने तो उसको कुछ समझाया नहीं। ठीक, तो उसको लगा मेरी हालत खराब है, पर उसको नहीं पता क्यों है, तो उसने फिर शुगर नहीं खाई। अगर शुगर नहीं खाई तो क्या वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा, क्या वो कोमा में जाएगा? उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, उसने फिर भी शुगर नहीं खाई तो क्या वो कोमा में जाएगा? आंसर स्टिल नो, अभी भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचर ने ऐसा बनाया है कि डॉक्टर की गलती पेशेंट को ना भुगतनी पड़े।
गलती तो डॉक्टर की है ना, उसने बताया नहीं, ठीक है? अभी भी नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पहले तो सिंपैथेटिक सिस्टम वार्निंग देगा कि चलो तुम खाना खा लो, ठीक? अगर उसने नहीं खाया खाना, सिंपैथेटिक सिस्टम कहेगा कि चलो कोई बात नहीं। अब जो बीटा 2 लिवर में है, जो मसल में है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा। क्या करेगा बीटा 2 मसल में या लिवर में? ये ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। बीटा 2 जो मसल या लिवर में है वो ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? दो मैकेनिज्म से। जो ग्लूकोज बनाने वाली चीजें हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं। ग्लूकोज बनाने वाले क्या प्रोसेस है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता है उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। तो उसको स्टिमुलेट कर देता है बीटा 2 ने ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है उसको भी स्टिमुलेट कर। तो बेसिकली ग्लाइकोजन टूट के भी ग्लूकोज बनने लग गया, फैट वैट से भी ग्लूकोज बनने लग गया, तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। और दूसरा जो ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा है वो इनहिबिट हो जाएगा, उसको है ग्लाइकोजेनेसिस। जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना के हमें स्टोर करके रखना था उसको रोक देगा, भैया बाद में बना देंगे, अभी ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लाइकोजेनेसिस रुक गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट हो गया। सिंपल लैंग्वेज में ब्लड शुगर। और ये ब्लड शुगर उतना सही बढ़ेगा जितना हाइपोग्लाइसेमिया को रिवर्स करने के काम है। तो ब्लड शुगर उसका 50 था, इसके थ्रू 30-40 बढ़ गया तो 80-90 हो गया, वो हाइपोग्लाइसेमिया से बच गए, ठीक? तो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। तो सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो हाइपोग्लाइसेमिया से दो तरीकों से बचा। कौन से दो तरीके? पहला वार्निंग देता है। हाइपोग्लाइसेमिया खुद चीख के बोलता है कि मैं हूं, खाना खा लो, मैं हूं, खाना खा लो, मर जाओगे नहीं। कैसे बोलता है? बाय कॉजिंग दीस सिम्पटम्स, टैकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स, ठीक? पहला हो गया। दूसरा, अगर वो नहीं खाता तो बीटा 2 मसल और लिवर में एक्टिवेट हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाए, ब्लड शुगर बढ़ जाएगी और हाइपोग्लाइसेमिया रिवर्स हो जाएगी। इसलिए सिंपैथेटिक सिस्टम हाइपोग्लाइसेमिया से बचाने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दे दिया आपने, बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तो बहुत खतरनाक है। क्या खतरनाक है इसमें? अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया, सपोज एक पेशेंट को डायबिटीज है, उसके लिए एंटी डायबिटिक दवाइयां चल रही हैं, अब उसको साथ में हो गया माइग्रेन, हेडेक होने वाला। तो माइग्रेन में एक दवाई होती है प्रोप्रानोलोल देते हैं जो कि बीटा ब्लॉकर, ठीक? तो हमने बिना सोचे उसको प्रोप्रानोलोल दे दिया, तो क्या होगा? जब भी उस पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हुआ तो हमने तो बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉक ही कर रखे, तो उसको टैकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर ये सब तो होंगे, ठीक है? तो उसको बीटा ब्लॉकर क्या करेगा? इट विल मास्क दी वार्निंग सिम्पटम्स। मतलब बीटा ब्लॉकर देने के बाद अगर उसको हाइपोग्लाइसेमिया हुआ तो उसको पता ही नहीं लगेगा क्योंकि सिम्पटम्स ही नहीं आए। तो इसके लिए दूसरी टर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस। हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस मतलब अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो भी वो अवेयर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है? तो बीटा ब्लॉकर ने वार्निंग सिम्टम्स को रोक दिया, उसको सिम्टम्स ही नहीं आए, ठीक? अब सिम्टम नहीं आए तो उसने शुगर नहीं, अगर शुगर नहीं खाता था नॉर्मली तो क्या होता था? बीटा 2 जो मसल और लिवर में था वो एक्टिवेट हो जाता था, वो ब्लड शुगर बढ़ा देता था, बट इसने बीटा 2 भी ब्लॉक कर रखा है, मतलब अब उसका रिवर्सल भी नहीं होगा। तो अब बहुत हाई चांस है कि ये आदमी कोमा में चला जाए। बहुत बार देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट जिनको बीटा ब्लॉकर्स मिल रहे हैं, बहुत बार वो रात को सोते हैं, सवेरे उठते नहीं है। क्यों? हो सकता है रात को सोते वक्त उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। अगर वो बीटा ब्लॉकर ना ले रहा होगा तो उसको सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, टैकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, ट्रेमर्स, इसके कारण वो सिम्टम के कारण उठ जाता, जग जाता, उसको लगता है तबीयत खराब है, शुगर खा लेता, ठीक हो जाता। अगर नहीं भी खाता तो बीटा 2 लिवर वाला रिवर्स कर देता, ठीक? तो जान बच जाती है। बट इसमें क्या हो? सिम्टम तो आई, सोता रहा, और लिवर वाला बीटा 2 भी काम नहीं कर रहा, मेटाबॉलिज्म भी चेंज नहीं हुआ, तो सोते 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 ऊपर पहुंच। इसलिए बीटा ब्लॉकर्स आर वेरी डेंजरस इन डायबिटिक पेशेंट्स। दो रीजन है क्यों डेंजरस है। नंबर 1 सिम्टम्स रोक रहे हैं, मास्क दी वार्निंग सिम्टम्स, और नंबर 2 जो लिवर ने और मसल ने रिवर्स किया था मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो भी रुक जाए, ठीक? तो वेरी हाई चांस सिम्टम हो। बट अगर आप ध्यान से देखो कि बीटा ब्लॉकर दिया हमने, ये थोड़ी रोका नहीं। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि विच इज दी ओनली रिलायबल सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब कौन सा सिम्टम है जिसके हम भरोसा कर सकते हैं व्हेन अ पेशेंट इज टेकिंग बीटा ब्लॉकर। जब बीटा ब्लॉकर दे दिया ये तो आएंगे, तो एक ही सिम्टम आएगा, स्वेटिंग। तो स्वेटिंग इज दी ओनली रिलायबल सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया इन अ पेशेंट टेकिंग बीटा ब्लॉकर्स। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि अगर पेशेंट को अनड्यू स्वेटिंग हुई है, बिना मतलब के स्वेटिंग हो रही है, एसी में पसीना आ रहा है, सर्दी में पसीना आ रहा है, तो वो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकती है, ठीक? तो इसलिए ध्यान रखना, अगर बीटा ब्लॉकर मिल रहा है तो स्वेटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कहते हैं ना कॉमनली कि अगर तुम्हें सर्दी में पसीना आ रहा है तो दो कारण हो सकते हैं, या तो तुम्हें प्यार हो गया या हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। तो अगर प्यार नहीं हुआ तो खाना खा लो भाई, जान बच जाएगी। तो स्वेटिंग इज द रिलायबल सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। तो दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द लोकेशन एंड एक्शन ऑफ डिफरेंट सिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स, ठीक है? क्विकली एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको। अल्फा 1 आपको 3 जगह पे याद करना है, ब्लड वेसल में, आई में और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा।